कहानी की शुरुआत होती है टॉम से, जो एक ओशनोग्राफर है। एक दिन टॉम अपनी पत्नी जूलिया और 2 बच्चों कैसी और बेन के साथ कैरिबियन समुद्र में सफर करने के लिए एक जहाज पर निकलता है। सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। टॉम और बेन मछली पकड़ने में लगे होते हैं, कैसी अपने गैजेट में खोई रहती है और जूलिया तैरने के लिए समुद्र में उतर जाती है। लेकिन अचानक जूलिया को पानी में कुछ अजीब सा महसूस होता है। चारों तरफ सब कुछ शांत है, लेकिन उसके मन में डर बैठ जाता है, जैसे कोई बड़ी और खतरनाक चीज उसके आसपास घूम रही हो। उसी समय जहाज पर लगे नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स भी अजीब तरह से काम करने लगते हैं, लेकिन टॉम मछली पकड़ने में इतना ध्यान लगाए होता है कि वो इस बात को नोटिस ही नहीं करता। दूसरी तरफ जूलिया की तबीयत खराब होने लगती है और वो डूबने लगती है। जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन परिवार तक उसकी आवाज नहीं पहुंचती। पानी का बहाव उसे जहाज से और दूर ले जाता है। तभी अचानक टॉम उसकी चीख सुन लेता है। घबरा कर वो जहाज को उसकी तरफ मोड़ता है और फिर पानी में कूद जाता है। बच्चों की मदद से टॉम जूलिया को बाहर निकालता है और उसे होश में लाता है। टॉम गुस्से में होता है क्योंकि वो हमेशा कहता है कि पानी में जाने से पहले सबको बताना चाहिए। जूलिया माफी मांगती है और ये घटना यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये तो सिर्फ एक डरावनी शुरुआत है। आज टॉम के परिवार के लिए खास दिन है, क्योंकि उनके बेटे बेन का 13वां जन्मदिन है। टॉम केक पर मोमबत्तियां जलाता है और सब मिलकर बेन को बधाई देते हैं। बेन को गिफ्ट्स मिलते हैं और कैसी इस खुशी के पल की फैमिली फोटो खींचती है। तभी कैसी का बॉयफ्रेंड उसे कॉल करता है। वो उससे तैराकी के बारे में पूछता है, लेकिन उसी समय पीछे से अचानक तेज और खतरनाक तूफान आने लगता है। कैसी घबरा जाती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे भरोसा दिलाता है कि वो सुरक्षित है। तभी फोन का कनेक्शन कट जाता है। कैसी अपने माता पिता को बताती है कि जमीन पर भी तूफान आया है। तभी सबको जहाज पर झटके महसूस होते हैं। सब डेक पर भागते हैं और देखते हैं कि जहाज के चारों ओर बहुत बड़ी व्हेल मछलियों की लाशें तैर रही हैं। टॉम समझाता है कि कभी कभी तूफान में व्हेल रास्ता भटक जाती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है, क्योंकि ये मृत व्हेल्स जहाज को धक्का दे रही थीं, जिससे उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ गई। टॉम सच जानने के लिए पानी में कूदता है, लेकिन वापस लौटते समय उसके कंधे में चोट लग जाती है, क्योंकि वो प्रोपेलर से टकरा जाता है। जूलिया तुरंत उसके कंधे पर टांके लगाती है। टॉम बताता है कि जहाज का शाफ्ट मुड़ा हुआ है, शायद किसी व्हेल के टकराने से। अब उनके लिए यहाँ से निकलना लगभग नामुमकिन है। बाद में कैसी फोन का सिग्नल वापस लाने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो चुका है। रेडियो भी कोई सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। टॉम तुरंत उनके खाने पीने का हिसाब लगाने लगता है। पानी बस 4 दिन के लिए है, उससे ज्यादा नहीं। टॉम उम्मीद करता है कि वे शिपिंग रूट पर हैं, इसलिए शायद कोई जहाज उन्हें ढूंढ लेगा। लेकिन तभी बाहर से अजीब और डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जब परिवार डेक पर जाता है तो वे आसमान से चमकती हुई चीजें गिरती हुई देखते हैं। ये चीजें धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। टॉम जान जोखिम में डालकर जहाज का इंजन स्टार्ट करता है। किसी तरह वो जहाज को एक उल्कापिंड से बचाकर मोड़ता है, लेकिन इस कोशिश में इंजन बुरी तरह से डैमेज हो जाता है। अगली चीज इतनी करीब गिरती है कि परिवार साफ देख लेता है। ये प्राकृतिक उल्कापिंड नहीं, बल्कि धरती के आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट्स पूरी तरह गड़बड़ा जाते हैं। घबराया हुआ परिवार जहाज के अंदर छिप जाता है, जबकि बाहर लहरें जहाज को इधर उधर पटक रही थीं। सब लोग लाइफ जैकेट पहन लेते हैं और सबसे बुरे हालात के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एक अजीब सी घंटी जैसी आवाज गूंजती है, जिससे सबकी नाक से खून निकलने लगता है और उन्हें चक्कर आने लगते हैं। टॉम फ्लेयर गन से मदद का सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन सब बेकार जाता है। बड़ी मुश्किल से परिवार रात को जिंदा बच पाता है। सुबह होने पर वे राहत की सांस लेते हैं कि वे जिंदा हैं, लेकिन जहाज के एक तरफ बहुत बड़ा छेद हो चुका था और अब हालात और भी खराब होने वाले थे। सुबह जब सब बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चारों तरफ का नजारा पूरी तरह बदल चुका था। पानी गायब हो चुका था और उनका जहाज अब एक पथरीले रेगिस्तान के बीच चट्टानों पर फंसा हुआ था, जहां कभी गहरा समुद्र हुआ करता था। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं। कुछ समय बाद टॉम अपने परिवार को समझाने की कोशिश करता है कि शायद सब लोग नहीं मरे होंगे। वो कुछ माप लेता है और पाता है कि कंपास गलत दिशा दिखा रहा है। उत्तर अब अपनी जगह पर नहीं है। इसका मतलब है कि धरती के ध्रुव बदल गए हैं। ऐसा पहले भी हुआ था, लेकिन लाखों साल पहले। अब समुद्र की जगह जमीन आ चुकी है और टॉम को शक है कि इंसानियत लगभग खत्म हो चुकी है। ये सुनकर कैसी टूट जाती है और रोते हुए केबिन में चली जाती है। कहती है कि उसे अकेला छोड़ दो। जूलिया बाकी बचे सामान की गिनती करने लगती है।
इसी बीच बेन आसमान में रंग बिरंगे गुब्बारे छोड़ता है, उम्मीद करते हुए कि कोई बचा हुआ इंसान उन्हें देख लेगा। वहीं टॉम रेडियो ऑन करके मदद का सिग्नल भेजता है। तभी अचानक उसे जवाब मिलता है। ये नेटो नाम के एक छोटे सबमर्सिबल, पानी के अंदर चलने वाली पनडुब्बी के कप्तान का था। नेटो बताता है कि जब यह तबाही हुई वे गहरे पानी में थे, इसलिए बच गए। लेकिन अब सारे कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो चुके हैं और मदद की उम्मीद करना बेकार है। नेटो के हिसाब से हालात बहुत गंभीर हैं। नेटो बताता है कि समुद्र 1 हफ्ते में वापस लौट आएगा और तब हालात बेहद खतरनाक होंगे। इसलिए वो सलाह देता है कि वे लोग ऊंचाई वाली जगह ढूंढकर वहां चले जाएं। जूलिया बच्चों को सामान पैक करने के लिए कहती है। टॉम सीधे नेटो से पूछता है कि क्या वो उनके बच्चों को बचा सकता है। नेटो समझाता है कि उसकी पनडुब्बी बहुत छोटी है, उसका साथी मर चुका है और वो सिर्फ एक इंसान को ही ले जा सकता है। काफी समझाने के बाद टॉम उसे दोनों बच्चों को लेने के लिए तैयार कर लेता है और उसे अपने लोकेशन भेज देता है। टॉम नक्शे पर रास्ता तय करता है और वादा करता है कि 2 दिन में वे उस जगह पहुंच जाएंगे। अगली सुबह परिवार यात्रा शुरू करने के लिए लगभग तैयार होता है। टॉम डेक पर आता है और अचानक देखता है कि एक आदमी अपने कुत्ते के साथ उनकी तरफ आ रहा है। टॉम उसके पास जाता है, मुस्कुराकर उसका स्वागत करता है और देखता है कि वो आदमी घायल है। टॉम उसे पानी देता है, लेकिन जैसे ही आदमी पानी पीता है वो अचानक टॉम के चेहरे पर घूंसा मार देता है। ये देखकर जूलिया भागती है, लेकिन तभी वो आदमी एक नुकीले भाले से टॉम के सीने में वार कर देता है। जूलिया ये सब देखकर डर से जम जाती है। कुत्ता उसे पास नहीं आने देता और टॉम को बचाना नामुमकिन हो जाता है। जूलिया भागकर जहाज की तरफ दौड़ती है, लेकिन वो आदमी उसका पीछा करता है और उसके हाथ में चोट कर देता है। फिर भी जूलिया किसी तरह जहाज पर चढ़ जाती है। उसकी चीखें सुनकर बच्चे दौड़ कर आते हैं और सब मिलकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। जूलिया दरवाजा बंद करने के बाद तुरंत कैसी और बेन को एक लॉकर में छुपा देती है। वो अपनी बेटी को फ्लेयर गन देती है और कहती है इसे सिर्फ आखिरी हालत में इस्तेमाल करना। इस बीच वो खतरनाक आदमी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है और आखिरकार उसे तोड़ देता है। जूलिया पीछे के बाथरूम में जाकर अपने घाव पर पट्टी बांधती है। उधर घुसपैठियां सीधे किचन में जाता है और कुछ खाने के डिब्बे उठाता है, जिससे साफ पता चलता है कि वो भूखा है। खाने का डिब्बा पकड़कर वो जहाज में इधर उधर तलाश करता है, जबकि जूलिया खुद को बचाने के लिए किचन का चाकू उठा लेती है। आदमी केबिन में घुसता है, लेकिन जूलिया नीचे कूद जाती है और जहाज के नीचे छुप जाती है। वो आदमी नीचे झांकता है, लेकिन जूलिया दिखाई नहीं देती। तभी उसका कुत्ता जूलिया पर हमला कर देता है और मजबूरी में जूलिया उसे मार देती है। कुत्ते की चीख सुनकर आदमी बाहर आता है और कुत्ते की लाश देख लेता है। इसी दौरान जूलिया दूसरी तरफ से पोर्ट होल से वापस जहाज पर चढ़ती है, लेकिन सीधे उस आदमी के हाथ लग जाती है। वो उसे पीटता है, सोफे पर फेंक देता है और गला दबाकर मारने की कोशिश करता है। ये सब कैसी अपनी छुपी हुई जगह से देख रही होती है। उसे एहसास होता है कि अब आखिरी वक्त आ गया है। वो लॉकर खोलती है और फ्लेयर गन से गोली चला देती है। गोली लगते ही आदमी पीछे गिरता है, लेकिन फ्लेयर जहाज में आग लगा देती है। जूलिया बच्चों को भागने का आदेश देती है और खुद गैली की तरफ बढ़ती है, लेकिन वो आदमी सिर्फ घायल हुआ है और फिर से हमला करने की कोशिश करता है। जूलिया उसे जोर से लात मारती है और जल्दी से पैक किया हुआ सामान उठाती है और बच्चों के साथ नीचे कूद जाती है। बेन अपने पिता की लाश को पाता है। कैसी दौड़कर जाती है और रोते हुए अपने पापा को पकड़ लेती है। जूलिया भी अपने पति को आखिरी बार चूमती है, लेकिन तभी वो देखती है कि जलता हुआ जहाज छोड़कर वो खूंखार आदमी भी कूद गया है और उनकी तरफ बढ़ रहा है। जूलिया तुरंत बच्चों को लेकर वहां से भागती है। पीछे से जहाज तेज धमाके के साथ फट जाता है। परिवार पथरीले रेगिस्तान में भागते भागते एक चट्टानी घाटी में पहुंचता है, जहां एक छोटी सी धारा बह रही होती है, लेकिन वो पानी खारा होता है और पीने लायक नहीं होता। कैसी थोड़ा सा पानी बेन को देती है, लेकिन वो पीने से मना कर देता है। उसे लगता है कि यह सब उसकी गलती है क्योंकि उसने गुब्बारे उड़ाए थे। कैसी भी यही बात कहती है, लेकिन जूलिया गुस्से में कहती है कि उसका बेटा निर्दोष है, उसने कोई बुरा नहीं किया। वो बच्चों को संभालते हुए कहती है कि अब उन्हें लंबा सफर तय करना होगा। तभी उसकी नज़र फिर से उस कातिल पर पड़ती है जो उनका पीछा करता हुआ घाटी में उतर रहा था। जूलिया बच्चों को लेकर फिर से दौड़ती है। रास्ते में बेन को एक शार्क की सड़ी गली लाश मिलती है। वो खाने के लिए उसे काटने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया पीछे कातिल को देख लेती है और तुरंत बच्चों को दौड़ने के लिए कहती है। भागते भागते वे एक ऐसे मैदान में पहुंचते हैं जहां जहरीले कचरे के ड्रम बिखरे पड़े होते हैं जो पहले समुद्र में डूबे हुए थे। जूलिया खतरे को जानते हुए भी बच्चों को आगे बढ़ने को कहती है, क्योंकि पीछे मौत उनका इंतजार कर रही थी। चारों तरफ इंसानों द्वारा फेंका हुआ प्लास्टिक और कचरे के ढेर पड़े होते हैं,
चलते चलते जूलिया नोटिस करती है कि बेन बुरी तरह कमजोर हो गया है। जूलिया अपने बच्चों को आखिरी बचा हुआ पानी पिलाती है। कैसी रोने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि अब उनके बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जूलिया हिम्मत नहीं हारती और बच्चों को आगे बढ़ने का आदेश देती है। चलते चलते उन्हें समुद्र में गिरे एक पुराने विमान का ढांचा मिलता है। वे उसके अंदर जाकर आराम करते हैं। वहां बैठकर जूलिया अपनी फैमिली की आखिरी फोटो देखती है और बच्चों को बताती है कि वो टॉम से पहली बार कैसे मिली थी, जब टॉम को एक डाइव के बाद अस्पताल लाया गया था। ये यादें सुनकर बच्चे रो पड़ते हैं और अपने पापा को आखिरी बार याद करते हैं। रात में कैसी बाहर बैठी होती है, तभी अंधेरे से कातिल धीरे धीरे उसके पास आता है। लेकिन ये उसकी चाल होती है। जैसे ही वो आदमी कैसी को पकड़ने बढ़ता है, जूलिया पीछे से उस पर हमला कर देती है और चाकू से उसे घायल कर देती है। सुबह होने पर वे फिर निकलते हैं, लेकिन देखते हैं कि कातिल की लाश किसी जानवर ने नोच डाली है। इससे साफ हो जाता है कि इस वीरान जगह पर इंसानों से भी खतरनाक कुछ है। फिर वे आगे बढ़ते हैं। तभी बेन अचानक भागकर एक खारे पानी के गड्ढे से पानी पीने लगता है। जूलिया उसे रोकती है और खींचकर दूर ले जाती है। खारा पानी पीने के बाद बेन की तबीयत बिगड़ने लगती है। रास्ते में उन्हें कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां मिलती हैं, जिनसे वे धूप से बचने के लिए एक अस्थायी शरण बना लेते हैं। सब अंदर आराम कर रहे होते हैं कि अचानक जूलिया को बाहर से अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाती है और कुछ ऐसा देखती है कि तुरंत बच्चों को उठाकर भागने लगती है। भागते भागते वे दूर एक बड़ा जहाज देखते हैं, जिसके आसपास कई गिरे हुए कंटेनर और कुछ लोग घूम रहे होते हैं। जूलिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन तभी वहां हजारों विशाल केकड़े दिखाई देते हैं। ये देखकर वे लोग तुरंत एक कंटेनर के अंदर भागकर दरवाजा बंद कर लेते हैं और जूलिया की मदद की गुहार को नजरअंदाज कर देते हैं। जूलिया, कैसी और बेन किसी तरह एक कंटेनर पर चढ़ जाते हैं। नीचे विशाल केकड़े हमला कर रहे होते हैं। जूलिया की टांग पर एक केकड़े का हमला हो जाता है और वो घायल हो जाती है। इसी बीच कंटेनर के अंदर छुपे लोग खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन केकड़े दरार से अंदर घुसकर सबको मार डालते हैं। जूलिया अपनी टांग पर कपड़ा बांधती है और दर्द से बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो बच्चे वहां नहीं होते। घबराकर वो उन्हें पुकारती है, लेकिन तभी पता चलता है कि केकड़े आगे बढ़ गए हैं और बच्चे खाने पीने का सामान ढूंढने नीचे गए हैं। जूलिया अपने घाव को जलाकर ठीक करने की कोशिश करती है, जबकि बेन कुछ हथियार ढूंढ लेता है। कंटेनरों में खोजते खोजते उन्हें थोड़ी सी खाने की चीजें और पानी मिलता है। जूलिया को एक रेडियो भी मिलता है, जिससे वह मदद के लिए सिग्नल भेजती है। जूलिया रेडियो से संपर्क करती है और जवाब आता है नाटो का। वह बताता है कि उस पर भी गहरे समुद्र के विशाल जीवों ने हमला किया है। उसके मुताबिक समुद्र जल्द ही वापस लौटने वाला है, इसलिए ये खतरनाक जीव बाहर आए हैं। जूलिया बच्चों को बचाने की गुहार लगाती है, लेकिन उसके पास नक्शा नहीं है और उसे समझ नहीं आ रहा कि किस दिशा में जाए। तभी नाटो एक फ्लेयर फायर करता है। दूर से बेन उस रोशनी को देखता है और सब उसी दिशा में दौड़ पड़ते हैं। रास्ता बेहद कठिन है, क्योंकि उन्हें सूखे समुद्र की खतरनाक सतह और चट्टानों से होकर जाना होता है। काफी कोशिशों के बाद उन्हें दूर एक पीली पनडुब्बी दिखाई देती है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। वे एक संकरे रास्ते से गुजरते हैं जो जहरीले कचरे से भरा होता है। तभी एक चट्टान खिसक जाती है और जूलिया बच्चों से अलग हो जाती है। वह उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देती है। कैसी मना करती है, लेकिन जूलिया रोते हुए कहती है कि अपने भाई को बचाना ही सबसे जरूरी है। मुश्किलों के बाद कैसी और बेन पनडुब्बी तक पहुंचते हैं, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। अचानक नाटो बुरी तरह घायल हालत में बाहर से आता है। वो कहता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है और बच्चों को तुरंत पनडुब्बी पर चढ़ने को कहता है। लेकिन तभी कैसी अपनी माँ को बचाने के लिए वापस दौड़ जाती है। जूलिया उस वक्त विशाल केकड़ों से लड़ रही होती है और उसकी गोलियां लगभग खत्म हो चुकी होती हैं। दूसरी तरफ कैसी चट्टानों पर चढ़कर अपनी माँ की तरफ हाथ बढ़ाती है। जूलिया पूरी ताकत लगाकर ऊपर चढ़ती है और दोनों आखिरकार सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। उसी समय विशाल केकड़े नाटो को पकड़ लेते हैं और वह उनकी पकड़ में मर जाता है। जूलिया और बच्चे जल्दी से सबमरीन में चढ़ते हैं। तभी अचानक दूर से एक विशाल लहर आती है। वो लहर सबमरीन को पानी में उठा लेती है और चट्टानों के ऊपर से घसीटते हुए बहा ले जाती है। इस दौरान जूलिया की आंखों के सामने पिछले कुछ दिनों की सारी भयानक यादें घूमने लगती हैं। थकान और सदमे से वह बेहोश हो जाती है। जब जूलिया को होश आता है, सबमरीन रुक चुकी होती है। वह हैच खोलती है और बाहर निकलती है। बाहर का नज़ारा चौंकाने वाला होता है। वे एक तबाह शहर में पहुंच चुके हैं, जिसे समुंदर की लहर ने ढक लिया था। और इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।